प्रशांत किशोर जी, नमस्कार और स्वागत है आपका फ्रैंकली स्पीकिंग पर। धन्यवाद। कुछ समय बाद, लेकिन सवाल है कि जैसे ही पटना में लैंड करो, आपने आंधी मचाई हुई है। चक्कर क्या ना आप किसी नेता को बैठने दे रहे हो, ना जनता को बैठने दे रहे हो। जहां देखो पीके पीके पीके। और सोशल मीडिया अगर देख लें, रील्स वगैरह देख लें, तो 90% उसमें पीके नजर आते हैं। ऐसा क्या किया है कि तूफान मचाया है? 3 साल मेहनत करी है, एक ईमानदार प्रयास किया है और कोशिश करी है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में, जहां एक तरह से होपलेसनेस रही है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वहां उम्मीद की एक किरण जलाई है। लोगों को पहली बार पिछले 25-30 सालों में ये दिखा है कि शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम मेरे पे उनका पूरा विश्वास हो गया है, लेकिन लोगों ने जो बात सुनी, जो प्रयास को देखा, तो उनको लगा शायद हमारे बच्चों के भी जीवन में बदलाव आ सकता है। शायद वो दिन भी आ सकता है जब बिहार से लोग बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। शायद वो दिन भी आ सकता है जब बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जहां लोग नीचे लूटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, बिहार की भलाई के लिए ईमानदारी से कुछ काम करेंगे। ये उसी का शोर है, उसी की ताकत है, उसी का प्रभाव है। प्रशांत किशोर का कुछ नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल सामान्य परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं, 2 हाथ 2 पैर, सामान्य परिवार, कोई पेडिग्री नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, कुछ नहीं है। 10, 15, 20 लोगों के साथ आज से 3 बरस पहले भितिहरवा गांधी आश्रम से चलना शुरू किया। और इस देश के जितने भी एनालिस्ट होंगे, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, जो भी पत्रकार हो, एनालिस्ट हो, उन्होंने यही कहा, अरे छोड़ो ना भाई, बिहार में क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया में आप सबसे पहली पत्रकार होंगी जो मेरी पदयात्रा में आई थी, वरना तो लोगों ने कहा यार इससे क्या होता है। और वही लोगों ने देखने में, समझने में भूल करी है। नेपाल में अभी जो क्रांति हुई, वो किसी ट्रेंड लाइन में थोड़ी ना दिखा है। बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हुआ, वो पहले किसी एनालिस्ट ने थोड़ी फोरकास्ट किया था। लोग 30-35 साल से एक ही धारा में चले जा रहे हैं, एक तरह से अपने जीवन को मान लिया है कि अब नहीं सुधर सकता है। बीच में एक उनको प्रकाश पुंज दिखा, एक रास्ता दिखा, तो अब वो लोग अपने बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं और वही प्रभाव दिख रहा है। वरना तो लोग यही कहते थे, अरे भाई बिहार में आपका जात कितने रहता है। तो आपने जो कॉन्वर्सेशन है वो जात से अलग करके गवर्नेंस पर और करप्शन को मुद्दा बना दिया आपने। क्योंकि वही मुद्दा है, हमने कुछ नहीं मुद्दा बनाया। जो मुद्दा समाज का, लोगों का था, उसको सरफेस पर ला दिया। आप बताइए, जाति कहाँ मुद्दा था? जाति मुद्दा नहीं है ये जो कास्ट सेंसस तो यहीं से शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, उसी कास्ट सेंसस में जिन लोगों ने कास्ट सेंसस कराया, 500 करोड़ रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य का खर्च कराया, उसी कास्ट सेंसस में जो फाइंडिंग्स आए, वो तो अपने आप में बताता है कि जाति के नाम पर किस तरह से समाज का दोहन हुआ है। पिछले 30-35 साल में सामाजिक न्याय और जाति की राजनीति करने वाले लोग ही सत्ता में हैं। लालू, नीतीश जी सत्ता में हैं। कांग्रेस और भाजपा अलग अलग समय में इनके सहयोगी रहे हैं। जिन जातियों की इन लोगों ने बात करी, कास्ट सेंसस जो इन्होंने कराया, उसमें क्या निकल कर आया? 35 साल से सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं के शासन के बाद बिहार में आज भी, और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना बता रहा है। नीतीश लालू का जातीय जनगणना ये बता रहा है। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जिन जातियों का नारा लगाकर, जिन जातियों की बात करके ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, 30 साल इन्होंने, 35 साल शासन करने के बाद उनके बच्चे 12वीं नहीं पास कर रहे हैं और पूरे समाज को आरक्षण के नाम पर लड़ा दिया। मैं कह रहा हूं भाई, जब तुम्हारा बच्चा 12वीं ही नहीं पास करेगा तो आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, तुमको लाभ मिलेगा कैसे? तो आप मैं कैमरे पर कहता हूं, जाति जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल हो। अब तो हालत यह है कि आप देखिए कि 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि जातीय जनगणना से ही भला होगा, मोदी जी कह रहे हैं जातीय जनगणना से ही भला होगा। लेकिन आप जैसे पत्रकारों को राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहिए कि अगर जातीय जनगणना से ही देश की सारी समस्या को खत्म होना है, तो आपके दादा या आपके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपकी दादी
इंदिरा गांधी, आपके पिताजी राजीव गांधी, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए सारे जनगणना हुए, क्या वो लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो ये नहीं कराया? क्या राहुल गांधी कैमरे पर या कोई कांग्रेसी ये स्वीकार करेगा कि इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को देश की समस्याओं की समझ नहीं थी, या वो अति पिछड़ा समाज के साथ उन्होंने बेईमानी की कि उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया? कि राहुल गांधी उन तीनों से ज्यादा समझदार हैं? जातीय जनगणना होना आप चाहिए। क्या मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी मैं तो सबसे कांग्रेसियों समझदार से, हैं? मैं तो मेरी बात तो छोड़, मैं तो उनका विरोधी हूँ राजनीतिक तौर पर। कैसे? आप तो बिल्कुल एडवाइस विरोधी। करने गए थे, आपने अरे तो आज- पूरा कांग्रेस भाई, पार्टी मैं को बोलूं- प्रेजेंटेशन दिया था। बिल्कुल दिया था। मैं अगर आज बोलूं तो लोग कहेगा प्रशांत किशोर राजनीतिक विरोधी इसलिए कह रहे हैं। मैं तो कांग्रेसियों से पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, और आपको ये कह रहा हूं, कोई भी कांग्रेसी मिले उनसे ये कहिए कि प्रशांत किशोर ने ये कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से ही देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो क्या ये समझ इंदिरा गांधी को नहीं थी? क्या ये समझ राजीव गांधी को नहीं थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं थी? लाल बहादुर शास्त्री को नहीं थी? नरसिम्हा राव जी को नहीं थी? मनमोहन सिंह जी को नहीं थी? और अगर नहीं थी तो ये कहिए कि उनसे ज्यादा समझदार आप हैं। और अगर उनकी समझ थी और उसके बाद भी उन्होंने नहीं कराया, इसका मतलब कि उन्होंने जानबूझकर इन वर्गों के साथ नाइंसाफी की। आप कह रहे हैं कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आप खुद तो हैं प्रशांत किशोर पांडे। बिल्कुल, तो क्या हुआ? मैंने कहा, कैमरे पर कहा, मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी। मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन जाति एक समाज की सच्चाई है। जिसका भी जन्म हुआ है इस देश में वो किसी जाति का होगा, लेकिन ना वो मेरी जाति मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी तो आपकी ताकत क्या है? ना मैं उसको बेचता हूं, ना मैं उसकी वजह से डरता हूं। आपकी ताकत है क्या? मेरी ताकत ये है कि मैं इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, और ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ जीवन में हासिल कर लिए हैं। अब कोशिश है कि इस मिट्टी का जो कर्ज है उसको अदा करें, एक ईमानदार प्रयास करें, मेहनत करें, लोगों को बताएं कि भाई इस तरह से आप बाहर अपने गरीबी बदहाली से निकल सकते हो, यही हमारी ताकत है। इससे पहले आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, आपने पार्टी भी ज्वाइन की और स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर भी आप उनके साथ थे, तब ईमानदारी से साथ नहीं थे? बिल्कुल ईमानदारी से साथ थे। और हमारा साथ नहीं होता तो शायद नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर भी उस समय खत्म हो गया होता। लेकिन आप ये समझिए 2000 नीतीश कुमार आपकी वजह से? नहीं, बिल्कुल 14-15 में तो हम नहीं, पूरे बिहार को पता है कि अगर हमने न मदद की होती तो मुख्यमंत्री थे कहां। मेरी अपनी व्यक्तिगत लालसा अगर कुछ होती तो 15 में ही मंत्री बन गए होते, 15 में ही पद ले लिया होता। इस बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार का 1 रुपया लिया हो, कोई घर लिया हो, कोई गाड़ी ली हो, कोई सुरक्षा ली हो, आज तक नहीं लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि 14-15 में अगर हमने उनकी मदद की तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी, एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अच्छा प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति है, बिहार को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आज नीतीश कुमार की छवि यह है कि ये बिहार के भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं, भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं। जिस 14-15 में नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसमें राजनीतिक सुचिता बाकी थी। वो इस सरकार के ईमानदार मुखौटा हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर पे थक गया है, और लेकिन सरकार के तौर पर ये लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट सरकार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट है। यस, क्योंकि तो यू प्रेफर तेजस्वी? क्योंकि नहीं, तेजस्वी का तो कोई गिनती नहीं, मैं लालू जी की बात कर रहा हूं। लालू जी की सरकार में आज से ज्यादा अपराध था, अपहरण, लूटमार, हत्या, जमीन कब्जा, ये सब इससे ज्यादा था। लेकिन सरकारी तंत्र के जरिए जो लूट भ्रष्टाचार आज हम लोग देख रहे हैं बिहार में, अपने लिविंग मेमोरी में हम लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। तो जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी 100 करोड़ का डेफेमेशन केस है आपके ऊपर। 100 नहीं, 1000 का कर दीजिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। 100 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा कि वो लोग जो डेफेमेशन किए खुद लेके भागेंगे, डेफेमेशन सूट लेके, उनका हिम्मत भी नहीं होगा कि वो कोर्ट तक जाए। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो व्यक्ति है जो जहरीली शराब से 100-150 लोग मर जाते हैं, और ये पॉकेट में हाथ डालकर ये आदमी हंस के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि जैसे ही अगर आप सत्ता पाते हैं, आपकी मेजॉरिटी आती है, तो 1 घंटे में आप ये जो शराब का जो बैन है इसे हटा देंगे, तो आप क्या जनता की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल। अब हमने कहा कि जन सुराज की जो व्यवस्था बनेगी
तो बाकी जो बड़े काम होने हैं वो तो होंगे, लेकिन इन द मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स 6 चीजें हो जाएंगी। पहली चीज, इन मैटर ऑफ आवर्स बिहार से इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा, जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है और सरकार, बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, दिव्यांगों को और विधवाओं को, उनको जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी उनको 2,000 रुपये महीना मिलने लगेगा, ताकि उनकी एक बेसिक जिंदगी जीने के काबिल वो हो जाए। तीसरी बात कही गई कि जैसे ही सरकार बनेगी 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, उन लोगों के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो बिहार से मजबूरी में पलायन कर गए हैं। उस विभाग का सिर्फ ये काम होगा कि आने वाले साल भर में 50 लाख से ज्यादा लोग जो बिहार से बाहर 10,000 12,000 की मजदूरी के लिए गए हैं, उनको बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनको बाहर न जाना पड़े। चौथा काम ये किया जाएगा, हर गांव में, जिस गांव में भी सरकारी विद्यालय की हालत खराब है, वहां गरीब लोगों को यह सुविधा दे दी जाएगी कि जब तक सरकारी विद्यालय आपका नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार भरेगी। पांचवा चीज ये किया जाएगा कि जो लोग भी खेती कर रहे हैं, जो लोग भी खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती में मूव करेंगे, उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त कर दिए जाएंगे। और छठवीं और अंतिम बात, जितने भी लोग यहाँ पर रोजी रोजगार करना चाहते हैं, कर्ज पर आपको 10% 12% ब्याज नहीं लगेगा, 4% ब्याज लगेगा। और एक अंतिम बात, जो 100 सबसे भ्रष्टतम नेता और अफसर हैं, उनकी सूची बना दी गई है। जैसे ही सरकार बनेगी स्पेशल कानून बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे और साल भर के अंदर न सिर्फ इन पर कार्रवाई होगी, इनके और इनके परिवार के पास जो बिहार से लूटा हुआ पैसा है उसको जब्त किया जाएगा, बिहार के खजाने में जमा किया जाएगा। और इस काम को अगर नहीं हुआ, एक महीने के अंदर अगर ये 7 काम नहीं हुआ, मैक्सिमम 100 दिन के अंदर ये 7 काम नहीं हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो 100 दिन के बाद इस सरकार को इस्तीफा दे देना होगा। आप जो ये घोषणा पत्र का पहला घोषणा होगा। मैं आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, किसी को बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 5 साल हम लोग रिप्ले करेंगे, बिल्कुल 100 दिन के 100 दिन के अंदर अगर ये 7 काम आपको नहीं दिखेगा तो आप 5 साल मत इंतजार कीजिए, 2 साल इंतजार मत कीजिए, 100 दिन के अंदर इस सरकार को इस्तीफा दिलवा दीजिए। आप मान के बैठे हैं आप ही की सरकार आएगी? बिल्कुल, हमारी नहीं सरकार आएगी, जनसुराज की सरकार आ रही। तो आप ही की है। आप कह रहे हैं जनसुराज कहता है, प्रशांत किशोर कहता है, तो जनसुराज इज प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर इज जनसुराज। आज प्रशांत किशोर आपको जनसुराज का एक बड़ा चेहरा दिख सकते हैं, लेकिन मैं रोज कैमरे पर कहता हूं कि जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि बिहार में सैकड़ों ऐसे लड़के हैं जिनकी काबिलियत, जिनकी समझ, जिनका जज्बा प्रशांत किशोर से बहुत बेहतर है। प्रशांत किशोर बिहार में मुख्यमंत्री बनकर यहाँ जीवन बिताने नहीं आए हैं। क्या करेंगे? ये बनेगा तो पूरे देश में जाएंगे। पूरे देश में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नहीं, अरे हम ये सब कुछ नहीं, हम ये व्यवस्था खड़ा करने आए। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टार्टअप 2 हुए हैं, एक AK अरविंद केजरीवाल, अब PK जनसुराज। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या फर्क है? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल स्टार्टअप मानते हैं तो किसी दौर में TMC भी पॉलिटिकल स्टार्टअप होगा। इस देश का पहला पॉलिटिकल स्टार्टअप, सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप NTR का है, जिन्होंने 2 साल में मूवी स्टार से नेता बनकर इंदिरा जी को चुनौती दी और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य को जीत लिया सिर्फ 2 साल में। पहली बार ये रथों का कॉन्सेप्ट NTR ने शुरू किया, पहली बार यात्रा का कॉन्सेप्ट NTR ने शुरू किया और इंदिरा जी को उस समय आंध्र में उन्होंने बुरी तरह चुनौती नहीं दी, हरा दिया। आपको अरविंद केजरीवाल ही क्यों दिखता है, आपको प्रशांत किशोर ही क्यों दिख रहे हैं? इसलिए कि मेमोरी अभी की है। लोगों को लगता है कि जैसे लोगों को लग रहा है कि मोदी जी और इनसे पहले भारत था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल और हम लोग के प्रयास में क्या फर्क है? फंडामेंटल फर्क यह है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जनसुराज को बनाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया गया, पदयात्रा, ये समाज से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 10 लोग हैं, हमारे पास एक प्लान है, हम सुधार देंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भाई हम 10 लोग से कुछ नहीं होगा, जब तक समाज नहीं जगेगा, जब तक समाज अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करेगा, तब तक एक प्रशांत किशोर को छोड़िए 10 प्रशांत किशोर आएंगे तो भी सुधार नहीं होगा। हम लोग गांधी को मानते हैं, गांधी जी के जो रास्ते बताए हुए हैं जिसमें पेशेंस और परसिवरेंस दोनों का बड़ा महत्व है।
गांधीइज्म जो है उसमें इन दो बातों का बहुत बड़ा महत्व है। और आम आदमी पार्टी में वही नहीं था, उनको पेशेंस नहीं थी, वो हर चीज एक दिन में चाहते थे। हम में पेशेंस हम लोगों में बहुत है। हम लोग कह रहे भाई 10 बरस लगेगा, कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि 10 साल तक किसी का भी इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो गांधी जी के समय में नहीं था, बिल्कुल वही जमाना है। AI है, इंटरनेट है, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस है, इतना पेशेंस है लोगों में? नाविका जी, सत्य सत्य है। तो गांधी जी के समय में सत्य की अगर ताकत थी तो आज सत्य की ताकत कम नहीं हुई है, उतनी ही है। आज जो भी पार्लियामेंट में लोग तो फिर लोग जो कह रहे हैं, जिनका आप सत्य बता रहे हैं दुनिया को, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, एम्बुलेंस खरीदे तो कितने महंगे खरीदे और इसमें स्कैम हो गया। आपने जमीनें खरीदने की बात की। लोग पूछ रहे हैं आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं 3 साल से ये करने की? अभी बता रहे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, कौन भ्रष्ट है कौन चोर है। जो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने नेताओं के लिए वोट किया, अपने दलों के लिए वोट किया, विचारधारा के लिए वोट किया, नेताओं के बच्चों के लिए वोट किया, जाति धर्म के लिए वोट किया, नाली गली के लिए वोट किया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट किया, सिलेंडर के लिए वोट किया, 5 किलो अनाज के लिए वोट किया। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं किया। यही सत्य सबसे बड़ा सत्य प्रशांत किशोर और धनसुराज पिछले 3 साल से गांव-गांव में बता रहे हैं। तो आप एक महीने में रोजगार कैसे दे देंगे सबको? बिल्कुल नहीं देंगे, कभी बोलते भी नहीं है। नहीं, आपने कहा एक अलग मिनिस्ट्री होगी, वो सबको 50 लाख लोगों को रोजगार दे देगी। कैसे होगा? मैजिक है? सुना नहीं आपने, सुना नहीं। हमने कहा कि एक डिपार्टमेंट बनेगा जिसका सिर्फ काम यही होगा। जैसे अभी रोड बनाने के लिए डिपार्टमेंट है, स्कूल चलाने के लिए डिपार्टमेंट है, वैसे एक डिपार्टमेंट ये होगा जिसका सिर्फ काम ये है कि 50 लाख वो लोग जो बिहार से मजबूरी में बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनको वापस लाकर साल भर के अंदर यहाँ रोजगार दे दिया जाए। जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए, तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको? मैं आपको कहा, जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है। और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है 15 साल में। ये बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। हम लोग एक बिहार में सीरीज चलाते हैं, देख लीजिएगा सोशल मीडिया की, जिसकी आपने बात की, मोदी इन गुजरात, मोदी इन बिहार। मोदी जी गुजरात में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाई की, तरक्की की, और बिहार में बात कर रहे हैं जात का, 5 किलो अनाज का, ट्रेन का। तो मैं बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई, मोदी तो एक ही है। वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं, फर्क इसलिए है कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है और बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। वो अपने लिए गिफ्ट सिटी मांग रहा है, तुम अपने लिए 5 किलो अनाज के पर वोट बेचे। सामाजिक प्रॉब्लम है। सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लिए मोदी भी तो जिम्मेवार है। क्या गुजरात में जाति नहीं है? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए जहां वो जाकर कह रहे हो पटेल मेरा परिवार, क्षत्रिय मेरा परिवार, कोड़ी मेरा परिवार, या कभी जाकर उन्होंने कहा गुजरात में? बिहार में आकर कहते हैं क्योंकि उनको मालूम है बिहार के। तो बिहार में सिर्फ लालू नहीं दोषी है, सिर्फ नीतीश नहीं दोषी है, ये तो दोषी हैं क्योंकि ये फेस हैं। लेकिन ये दोषी, लालू तो अब लड़ भी नहीं रहे चुनाव। आप बार-बार लालू क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि लालू यहाँ के बहुत बड़े राजनीतिक फिनोमेना है, आज भी हैं, आज भी हैं, आज भी। और तेजस्वी जी कुछ नहीं है, लालू जी के लड़के हैं। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका कुछ नहीं, चुनाव जीतने में उनका कुछ नहीं। चुनाव जब जीत गए उसके बाद तो मैं सरकार में था नहीं, उनकी डिप्टी सीएम बने, मिलते नहीं थे। नहीं, कभी मिला ही नहीं। क्या मुझे मिलने क्या जरूरत है? मैं लालू जी से मिलूंगा ना, तेजस्वी यादव से क्यों मिलूंगा? आप इतने फोटो सोशल मीडिया पर है, देख लीजिए। मेरे और लालू यादव के आपको फोटो दिखेंगे, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो आपको दिखेगा। बच्चा मानते हैं आप? नहीं, सुनिए ना, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो दिखेगा, मैं, नीतीश जी और लालू यादव बैठे हुए हैं। लालू जी मेरे सर पे टीका लगा रहे, तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए, हम बगल में एक बार चूंकि बैठे हुए तो कर्टसी में उनसे हाथ मिला लिया। यही आपको दिखेगा। आप दिखा दीजिए 15 में कोई मुझे और तेजस्वी के साथ। मैसेज क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में लालू यादव राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक फिनोमेना है। तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो भीड़ उनके पूरे रैलीज में आ रही है,
उनकी यात्रा चल रही है। ये आप देखिए, ऐसा है कि आपके पिताजी का दुकान है जिसमें बड़ी बिक्री हो रही है, तो पिताजी नहीं रहेंगे, बेटा भी बैठेगा तो ग्राहक तो आएगा ही वहां पर। जो पहले से आ रहा था वो आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हो जाएगा कि ना, वो बाबूजी वाला बात इस लड़के में नहीं है, तो ग्राहक कम होने लगेंगे। तो बाबूजी वाला बात तो 15 साल से नहीं है ना, बाबूजी तो नहीं ना, अभी तो लालू जी ही चलाते हैं। लालू जी चला। बिल्कुल चलाते हैं। किसी से आके बिहार में किसी पत्रकार से पूछ लीजिए कि मतलब दरबार लालू जी का अभी लगता है कि नहीं लगता है। आप जो कह रहे हैं कि आप पेंशन बढ़ा देंगे, 2000 रुपए कर देंगे, 1 करोड़ लगभग 60 से ऊपर 1.25 करोड़ लोग हैं। 1.25 करोड़ इंटू 2000, इतने पैसे कहां से आएंगे? नंबर अभी बता रहा हूं। और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को आप जो फीस पे करेंगे, अभी बता रहे हैं, कहां से आएंगे अभी ये बता रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए लोगों से कि जो आप वादा कर रहे हैं पैसा कहां से आएगा। अभी बिहार सरकार 20 साल से इन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपए पेंशन देती थी। अभी हम लोग के दबाव से या समाज में जो चर्चा शुरू हुई है, इसको बढ़ाकर 1100 किया गया है। 1100 से अगर बढ़ाकर इसको 2000 किया जाए तो 900 रुपया और बढ़ेगा, तो करीब करीब 6000 करोड़ रुपया हमको एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा इसके लिए, 6 से 7000 करोड़। तो 3.25 लाख करोड़ के बजट से 6000 करोड़ रुपया निकालना वो असंभव राशि नहीं है। थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये राशि निकाला जा सकता है। तो ये सब है, इसका अरेंजमेंट है, सोच के किया है हम लोग। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि हम माई बहन योजना में 2500 रुपया सबको दे देंगे। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको कैलकुलेटर दे दीजिएगा तो ये गणना भी नहीं कर सकते हैं कि 2500 रुपया देने के लिए कितना रुपया चाहिए। हम कम नहीं आंक रहे आप उन्हें। अरे कम नहीं आंक रहे, आप कैमरे पे कह रहे हैं, आप उनको दे दीजिएगा, कैलकुलेटर लेके जाइए। आप बोलिए कि बिहार में जितनी महिलाएं हैं, गुने 2500 रुपए गुने 12 रुपए 12 महीना, कैलकुलेटर पर कैमरे पर जोड़ के दिखा दे, मान लूंगा। अभी चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो कैलकुलेटर पर गणना कर दे। कभी आप उनके कैलकुलेटर वाली बात करते हैं, कभी कहते हैं कि वो डांस भी ठीक नहीं करते। Why you getting so अरे भाई, personal? मैं आपको मैंने क्यों कहा कि जिस आदमी को ये समझ ही नहीं है कि कितना रुपए लगेगा, तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, चिदम्बरम जी को मैं समझता हूं कि उनको इन बातों की खूब समझ है। ये 4.5 करोड़ महिला को 2500 रुपया हर महीने दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा, अगर पी चिदम्बरम कैमरे पर समझा दे, मैं मान लूंगा और उनका समर्थन करूंगा, उनके माई बहन योजना का समर्थन करूंगा। वो कैमरे पर एक्सप्लेन कर दें। अगर ये संभव है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां की महिला को क्यों नहीं दे रहे हो? तेलंगाना में आपकी सरकार है, वो तो दोनों बिहार से ज्यादा रिच राज्य है, वहां पर क्यों नहीं दे रहे हो? तो एनडीए सरकार तो अब दे रही है, 10,000 रुपए महिलाओं को दे रही है। नहीं दे रही। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं, 6.5 करोड़ टू बी प्रिसाइज। कल जो पैसा दिया गया है वो 75 लाख महिला को दिया गया है। 10,000 की एक किस्त दी गई है। जिनको 2 लाख रुपए देने का वादा नीतीश कुमार ने विधानसभा में नवंबर 21, 2022 को विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। नवंबर 2022 से अभी 2.5 बरस हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। जैसे कह रहे हैं जैसे बिहार में कुछ हुआ नहीं। 2005 से 2025 के बीच में पहले प्रति व्यक्ति की आय थी 8,000 रुपए, अब 67,000 रुपीज है। ग्रामीण सड़कें 8,000 किलोमीटर थी, अब 1.25 लाख किलोमीटर है। एक्सप्रेस वे पहले कोई नहीं था 2005 में, अब 5 एक्सप्रेस वे निर्माण हो रहे हैं। अब आप अपने आंकड़े में जरा ये बता दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार से नीचे कौन राज्य है, बता दीजिए भाई। बिहार 1990 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, 2005 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। आपने कहा ग्रामीण सड़कों की बात, एक्सप्रेसवे की बात। मेरे भाई, अगर आप अहमदाबाद को गुजरात को बंगाल से जोड़िएगा तो वो सड़क बिहार होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कोई बिहार पे एहसान कर रहे हैं? जो कुछ भी